whose sides are x plus y plus 1 is equal to 0 and x plus y plus 2 is equal to 0. ये पहला क्वेश्चन है. फिर उसके बाद find the area of equilateral triangle whose one vertex is 1, 2 and one side is x plus y plus 3 is equal to 0. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड साइड डिस्टेंस का स्क्वायर. कल कॉल आया था शायद हितेश तुम्हारा, थोड़ा सा बिजी था उसकी वजह से नहीं उठा पाया था. आज करता हूँ, ठीक है? ओके सर. ये दोनों साइड्स कैसी है बताओ? ये दोनों लाइंस x plus y is equal x plus y plus 1 and x plus y plus 2, ये दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल है. एंड रेक्टेंगल स्क्वायर के केस में अपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल होती है. तो ये जो स्क्वायर बन रहा है इन दोनों साइड से, तो ये वाली साइड क्या है? x plus y plus 1 is equal to 0. तो x plus y plus 2 वाली लाइन तो यही होगी उसके अपोजिट वाली, क्योंकि अपोजिट लाइंस पैरेलल होते हैं. ठीक है? अब ये देखो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही तो स्क्वायर की साइड लेंथ आ रही है. इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही तो स्क्वायर की क्या है? साइड है, लेंथ ऑफ साइड है. सर 1/2 आंसर. हाँ 1/2 आंसर है. तो यहाँ पे देख लो, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते? c1 माइनस c2 से. मॉड यहाँ पे x एंड y दोनों का कोएफिशिएंट सेम है. ठीक है? अब c1 माइनस c2 करेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है इनके बीच का 1/√2, मतलब इसकी साइड लेंथ 1/√2 है स्क्वायर की. ठीक है? इसको a मान लेते हैं यहाँ पे a, इसका मतलब स्क्वायर की साइड लेंथ 1/√2 आ गई. तो एरिया, तो जो स्क्वायर का एरिया आएगा वो a स्क्वायर रहेगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज 1/2. ठीक है? यस सर. फिर उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. वो तो √3/4 वो कुछ तो है साइड. सर हाइट निकाल कर फिर कर सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हो. और भी तो होता है ना वो √3/4 इंटू a स्क्वायर. उससे करो, सोचो, थोड़ा सा डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम, और उससे आइडिया ले लो
कि क्या क्या करना पड़ सकता है। पहले तो ट्रायंगल का एक पॉइंट दिया हुआ, एक वर्टेक्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो उसको थोड़ा सा प्लॉट करो अच्छे से, और उसके बाद आ रहा है क्या किसी का? यहाँ पे ये पॉइंट बताओ, साइड के ऊपर लाई कर रहा है क्या, वो लाइन के ऊपर? √2/3। पहले ये बताओ, वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा है, तो उसकी जो डायग्राम बनेगी इस तरीके की बनेगी, सेकेंड वाले की। ये वाला वर्टेक्स होगा, ये 1,2, और ये साइड रहेगी यहाँ पे x + y + 3 = 0। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? 60 है ना। तो ये बताओ, ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये मान लेते d है, तो यहाँ पे d कितना आ जाएगा? ax1 + by1 + c/√a² + b²। इसका मतलब क्या करना होता है, पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से ये 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय √1 + 1, तो यहाँ से ये आ रहा है 6/√2। तो ये डिस्टेंस आ गया। अब हम साइड लेंथ निकाल सकते हैं इसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये साइड लेंथ निकल जाएगी। इस ट्रायंगल में क्या लगाना पड़ेगा बताओ? ये जो ट्रायंगल में डार्क कर रहा हूँ इसमें पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओगे। ये 60 पता है ना? sin 60 लगा देंगे। साइन 60 लगाओगे तो वहां से d/a आएगा, तो a मिल जाएगा, तो ये आ जाता है यहाँ पे। ये साइन 60 कितना रहेगा? √3/2। ये √3/2, ये 6/√2 अपॉन a। तो जब यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये √2 देखते हैं, a = आ जाएगा 6 × 2 अपॉन √6। ठीक है, क्योंकि ये √3 नीचे आएगा, तो √2 × √3 √6 बन जाएगा, तो यहाँ से ये मिल रहा है 2√6। तो ये हो गई इसकी साइड लेंथ। अब उसका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 × a², तो 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 × 4 × 6, तो ये 6 गया, तो ये 6√3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो लिखो इसको। एक तरीके से इनको तुम फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन बोल सकते हो, डायरेक्टली वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है। हो गया? सर नेक्स्ट। तुम भी चाहते हो क्या समवत प्रैक्टिकल करने? हाँ सर।
कितने बजे निकलती है यहाँ से बस रेजोनेंस से? 9:30 पौने 10 को निकलती सर। 9:30 पौने 10। सही है फिर ये 8:30 क्यों करवा लिया तुम लोगों ने क्लास का टाइमिंग? नाइन 9:15 का रिपोर्टिंग टाइम 9:15 है। रिपोर्टिंग टाइम 9:15 है क्या? ओके चलो कोई नहीं। रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना जरूरी है। लगता है क्या? हमें नहीं लगता है, 2 दिन देखा। मंडे से चल रहा है ना ये? और थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना ये अब। ऐसे थोड़ी ना कि कॉलेज गए नहीं, मूवी नहीं देखा कॉलेज का, थोड़ा बहुत तो दिखाना भी होता है उन लोगों को भी। इनको देखो, ये प्रीति को, सीबीएसई वाले, जब देखो तब क्लास प्रैक्टिकल क्लास प्रैक्टिकल। सर मेरा 19 मार्च को खत्म हो जाएगा 11। बहुत बोर करते हैं वो लोग। अब तो वहां पे क्या एंजॉयमेंट के लिए बुला रहे हैं क्या तुम लोगों को? पिकनिक पे जा रहे हो, बस में बैठ गए तो पिकनिक हो, ऐसा थोड़ी ना होगा वे वहां पे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। टू लाइन्स passing through origin, two lines passing through origin which are perpendicular to each other, whose slopes, या तो ऐसे लिख लो, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other, two lines passing through origin which are perpendicular to each other forming an isosceles right angle triangle, forming an isosceles right angle triangle with line x plus y is equal to 5, x plus y is equal to 5, then find the area of triangle, then find the area of triangle. अच्छा रिपीट करना है तो लिखो क्वेश्चन फिर से। टू लाइन्स passing through origin which are perpendicular to each other, forms right angle equilateral, isosceles right angle triangle, forms isosceles right angle triangle with line this, then find the area of triangle. $25 आएगा क्या? थोड़ा सा सोचो। 25 तो नहीं लगता है मुझे। या मे भी आ सकता है, 1 मिनट देखने दो। यहाँ पे ये लाइन
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके साथ ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस, जैसे कि ये दोनों लाइंस which are perpendicular to each other forms an isosceles right angle triangle, means ये दोनों साइड लेंथ कैसी होनी चाहिए, इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। जैसे ये साइड लेंथ, ये दोनों इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, ये ए तो ये ए, ठीक है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये देख लो यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या हम लोग, ये वाला बताओ सर कितना आएगा, ये डिस्टेंस डी कितना आएगा, 5/√2। डिस्टेंस डी जब निकालेंगे तो वो 0 + 0 + 5/√2, तो यह आ जाता है डिस्टेंस डी 5/√2, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल कितना रहेगा, 45 रहेगा, ठीक। तो ये वाली साइड लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ, cos 45 tan लगाओ ना, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, 5√2 5/√2 आएगी, ठीक है। तो तो ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये ए हो गया, ये बी है, तो tan 45 इज इक्वल टू आ जाएगा d/b, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के इक्वल हो जाएगा, तो हमें b मिल गया। फिर उसके बाद ये देख लो, ये वाली पूरी लेंथ, ये एक तरीके से क्या है, अब बेस हो जाएगा पूरा, ये हाइट, तो ये पूरा बेस, और बेस कितना होगा, बेस ये पूरा, अभी तो हमने सिर्फ ये वाला b निकाला है, पूरा बेस कितना होगा, उसका डबल होगा, ठीक है। तो इसका एरिया देख लो यहाँ पे, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ तो बेस कितना है 2b, और हाइट कितनी है d, तो यहाँ पे देख लो ये हाफ इंटू 2 इंटू ये b कितना आ रहा है, b d के इक्वल ही है, तो ये आ जाएगा एक तरीके से यहाँ पे d², तो ये 2 गया, और ये d² मीन्स 25/2, सही है, वो सही था 25/2, ठीक है। तो ये 25/2 आंसर आएगा इसका, क्लियर है। लिखो इसको और समझो थोड़ा सा चीजों को, डाटा को कैसे यूटिलाइज करना है। हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लो ना। संडे की एग्जाम कितने लोगों ने दी थी, मैंने दी थी सर। दी थी क्या, एडवांस पैटर्न पूरा 6 घंटे बैठे थे, नहीं सर, फर्स्ट पेपर ही दिया, सेकंड नहीं दिया क्यों, सर, वो मन नहीं हो रहा था, फर्स्ट पेपर इतना डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या, तो तुम पढ़ते नहीं उसकी वजह से वो डिफिकल्ट लगता है, रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से, पूरा आ रहा होगा ना इसमें तो सिलेबस लगभग जहां तक पढ़ा है, या कुछ पार्ट आ रहा था, पार्टी था, कहाँ तक आ रहा था, स्ट्रेट लाइन तक था शायद, स्टार्टिंग से,
नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री। तो एक तरीके से स्टार्टिंग ही हो गई ना, ट्रिगो के बाद ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल, सीक्वेंस, बहुत सारी चीजें हुई है, पीएनसी। ठीक है, और ये एसओटी कर रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर। हो गए। चलो ठीक है। मॉड्यूल मॉड्यूल ही हो गई एक्सरसाइज 3 छोड़ के। चलो बढ़िया है, पूरा कंप्लीट करके रखना उसको, डिस्कस करूंगा मैं 20 को। 20 को आपका लेक्चर नहीं है ना, लेकिन लगा लूंगा मैं, और तब तो प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएंगे ना, थर्सडे के दिन तक तो है शायद, तो उस दिन मैं लगा लूंगा। चलो ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1,1 and which is at first part में minimum distance from 2,2, second part में maximum distance from 2,2, दो पार्ट है, which is at minimum distance from 2,2 and maximum distance from 2,2. इक्वेशन चाहिए लाइन का जो 1,1 से पास कर रही है, and which is at first part में minimum distance from 2,2 and maximum distance from 2,2. पहला गलत है, थोड़ा सा और सोचो इसके बारे में। विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस 1,1 से तो पास होने में चाहिए और 2,2 से मिनिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? परपेंडिकुलर। अरे मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है ये बताओ। लाइन का पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? मिनिमम इतना क्या सोच रहे हो इसमें? हाँ ये सही है हर्षवर्धन, कितना हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस? अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो पहले वाले में क्या होना चाहिए, जो पहला पार्ट है, विच इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,2? 0। क्या 0? क्या डिस्टेंस थोड़ी पूछा है, लाइन का इक्वेशन चाहिए। वन कॉमा वन से पास करवाओ, फिर उसके बाद वो 2,2 से मिनिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। x = y। तो यहाँ पे क्या होना मस्ट है, पहले पार्ट में
1,1 से तो पास होने वाली कितनी लाइंस मिलेगी हमें? Infinite. 1,1 से पास होने वाली कितनी लाइंस मिलेगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। उसमें से अब हमें एक लाइन ऐसी चाहिए जो 2 से मिनिमम डिस्टेंस पे है। 2 से मिनिमम डिस्टेंस पे, तो वो लाइन कौन सी होनी चाहिए? वो 2 से पास ही करनी चाहिए। 1,1 से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस और 2 से जो मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगी वो लाइन कौन सी रहेगी? जो 2 से पास हो रही होगी। यही जो लाइन होगी वो 2 से मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगी। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन है y = x। पहला पार्ट क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं, विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब जैसे ये 1,1 से पास होने वाली 3-4 लाइनें मैं ड्रॉ करता हूं। ये यहाँ पे 2,2 है, यहाँ पे 1,1 है। तुम बताना कि कौन सी लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं 2 को यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली और एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। तो ये बताओ, ये रेड वाला डिस्टेंस, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी। ये डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम है? थर्ड वाला। थर्ड वाला। अलग अलग इससे चलो ड्रॉ करता हूं मैं। ये ब्लू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे ब्लैक ही कर लेते हैं इसको। तो ब्लैक, कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम है? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला डिस्टेंस मैक्सिमम है। इसका मतलब हमें कौन सी लाइन चाहिए? ब्लैक वाली। अरे ब्लैक वाली, ये लाइन नहीं है, वो डिस्टेंस है। ये वाली लाइन चाहिए हमें। ये 3 लाइनें मैंने ये और ये ड्रॉ की है ना, तो हमें ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन होगी वो 2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ रही है। इसके अलावा तुम कोई भी लाइन बनाओगे वो डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं होगा। तो उसका इक्वेशन देख लो। ये जो लाइन है, मान लो ये ए है और ये बी है, ए बी के कैसी है जो लाइन हमें चाहिए? Parallel. पैरेलल। पागल हो गए हो क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ना। तो यहाँ पे ए बी का स्लोप कितना? -1/2। ए बी का स्लोप -1/2। थोड़ा सा सोच समझ के, 1 1 एंड 2 2 है। Minus. 1 है सर। 1। और जो हमें लाइन चाहिए, जैसे ये लाइन हमें चाहिए थी, इसका स्लोप m ले लेते, तो m कितना होगा? वन ही होगा उसका भी। -1 होगा सर। -1 होगा ये सर। ए बी के परपेंडिकुलर है ना, तो -1 होगा ना, तो m -1 होगा। तो जो हमें लाइन चाहिए थी उसका हमें स्लोप मिल गया, वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है वो हमारे पास है। तो उसका इक्वेशन y -1 इंटू x -1, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x + y = 2। क्लियर है? सर वो आपने बताया ना सर, पहले वो वाला वापस बताओ ना कि ये क्या? सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। चलो फिर से ये एक डायग्राम, ये डायग्राम बनाता हूं मैं। ये 1 1 वाला पॉइंट है। ठीक है, रफ डायग्राम है। ये 2 2 वाला पॉइंट है, 2,2 वाला। अब मैं 3-4 लाइनें ड्रॉ करता हूं, जैसे एक ब्लू वाली लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेड वाली लाइन है। इस तरह थोड़ा सा इंक्लिनेशन चेंज करते हुए, और फिर उसके बाद ये येलो वाली लाइन है, मान लो। अब ये जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। तो 2,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, और वो डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो कौन से लाइन का होगा? तो ये येलो वाला हो गया डिस्टेंस। फिर उसके बाद ये रेड वाले लाइन का डिस्टेंस ये आ जाएगा, एंड ब्लू वाले का डिस्टेंस ये आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लू वाले का। तो तुम बताओ, ब्लू, रेड और येलो में कौन सा डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है? ब्लू। ब्लू वाला मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब
बी पॉइंट से 2,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सी लाइन है? ये ब्लू वाली लाइन है ना, जिसको मैंने टिक किया वो लाइन है मैक्सिमम डिस्टेंस से बी पे। अब हम यहाँ पे ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं, ए बी का स्लोप 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हमें लाइन चाहिए थी वो ए बी के परपेंडिकुलर है ना, जो हमें लाइन चाहिए वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का स्लोप कितना आएगा? -1 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए था, तो वहां से इसका स्लोप -1 और वो लाइन 1,1 से पास करे तो वहां से इक्वेशन क्लियर है। समझ गया सर, समझ गया। लेट कैसे हो गए यज्ञेश? ठीक है, हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया। हो गया। अब मिरर का कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि ये सपोज मान लो मिरर है, ठीक है, यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे आया, मतलब इंसिडेंट रे आया, ये उसका है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? डॉटेड लाइन नॉर्मल। नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होता है? थीटा। थीटा होता है। ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा। अल्फा है, ठीक है। ये तो डायग्राम हो गई एंगल के टर्म्स में, ठीक है। और हमें अब बात किसके टर्म्स में करनी है? जैसे हम स्ट्रेट लाइन में जब देखेंगे तो हमें इस लाइन का इक्वेशन गिवन होता है, या तो ये जिस पॉइंट से निकल रही है उसका हमें वो पॉइंट हमें पता होता है, जो सोर्स है इस लाइट को जनरेट करने वाला, इस रे को, वो हमें पता होता है। तो फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन वगैरह ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो इसमें देखो ये जैसे पॉइंट है, ये इसको हटा देते थोड़ा सा। अब यहाँ पे मिरर भी एक लाइन ही होगी, इंसिडेंट रे भी एक लाइन होगी एंड रिफ्लेक्टेड रे भी एक लाइन ही होगी, तो सारी चीजें इक्वेशन के टर्म्स में डील हो गई। ये मिरर एक लाइन है, ठीक। ये पॉइंट है ए, यहाँ से एक रे निकल रहा है, इस लाइन को यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है बी पे एंड रिफ्लेक्ट होके सी से पास कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होके सी से पास कर रहा है। अब एक चीज तुम ये बताओ, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, इसकी अगर हमने इसमें इमेज ले ली, ये ए डैश, तो ये एम मान लेते पॉइंट ए एम, और ए डैश एम डिस्टेंस कैसे है? दोनों इक्वल। इक्वल है। फिर ये परपेंडिकुलर है, इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो ये बताओ ये एंगल कितना आने वाला है? ये थीटा। थीटा आएगा ना। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम। Congruent triangle. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा, तो यहाँ से हमें ये आइडिया लगती है कि ए डैश बी और सी पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर। ए डैश बी और कोलिनियर। सी आर कोलिनियर। तो इसी की हमें हेल्प लेनी है, ये इमेज वाले कंसेप्ट की। ए की जब हम लाइन में इमेज लेंगे तो ए डैश आएगा, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर हम पीछे जनरेट करेंगे, पीछे डॉट डॉट करके जनरेट करेंगे, तो वो किससे पास करता हुआ दिखेगा? हमें ए की इमेज से पास करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ए डैश बी और सी ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे? यहाँ पे कोलिनियर होंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो तुम इसी के ऊपर, रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम 1,2 ray of light emerging from 1,2 incident x-axis
ये क्या लिख लेना आप, ray of light emerging from 1,2 reflected by x axis, ये लिख लेना, reflected by x axis क्या लैंग्वेज बताएं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड बैक वो पॉइंट बताना था, जैसे ये एक्स एक्सिस से यहाँ से कोई लाइन ये निकल रहा है, रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है और फिर ये स्ट्राइक होके जा रहा है। हाँ ठीक है, ये 1,2 लिखो लिखो, एक चेंज करो थोड़ा सा, रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम 1,2 इंसिडेंट द एक्स एक्सिस एट 3,0 and reflect back and gets reflected then find the equation of reflected ray, फिर से एक बार पढ़ता हूं अब ये क्वेश्चन, ray of light emerging from 1,2 incident the x axis at 3,0 and gets reflected, then find the equation of reflected ray। ये इंसिडेंट है, यहाँ पे वो इंसिडेंट हुई, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए, जल्दी करो। ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये y इज इक्वल टू 0, y is equals to x minus 3. y इज इक्वल्स टू x minus 3. हाँ x माइनस 3। एक मिनट, क्या किया तुमने? सर उन दोनों के बीच में एंगल तो सेम रहेगा नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हाँ मतलब वो 90 डिग्री बनाएगा, तो एक इसका स्लोप निकाल लिया पहले और उससे फिर प्रोडक्ट। कहाँ से 90? किसने कहा 90? सर हाँ सर मैं जो रिफ्लेक्टेड रहे ना सर, उसका एक पॉइंट निकाला सर, और फिर उससे हो जाता है हाँ। स्लोप, मतलब उससे इक्वेशन आ जाएगा। हाँ सही है, एंगल के टर्म्स में भी बात कर सकते हो, क्योंकि ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है 135, मतलब स्लोप -1 आ रहा है, इसका इंक्लिनेशन 135, तो ये यहाँ पे 45, ये 45 रहेगा। हाँ सही है, कर सकते हो, बिल्कुल सही है वो, ठीक है यज्ञेश? वैसे ही किया था सर। यस सर। हाँ सही है, सही है, लेकिन करना इसको दूसरे तरीके से जो मैंने अभी बताया। ये तो अभी मान लो डाटा ऐसा सेट हो गया कि एंगल के टर्म्स में भी हम डील कर सकते थे, क्योंकि स्लोप हमें क्या मिला, इसका -1 मिला, इंसिडेंट रे का स्लोप -1 मिला, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 130, और मैंने मिरर भी एक्स एक्सिस ही लिया है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इसका जो इंक्लिनेशन है 135, तो ये वाला एंगल 45, तो ये भी 45 होगा, तो 45 होगा, तो इसका इंक्लिनेशन 45, तो स्लोप 1 आएगा, वहां से इक्वेशन ऐसे कर सकते हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करने का तरीका ये देख लो। हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, ये पॉइंट बी, तो ए की इमेज लेंगे एक्स एक्सिस में, ए की इमेज क्या आएगी बताओ एक्स एक्सिस में? -1 -2 ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब ये तीनों, ये पॉइंट, ये रिफ्लेक्टेड रे को जब हम नीचे हम एक्सटेंड करते हैं तो वो किससे पास करेगा, ए डैश से, है ना? तो देखो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल गए, बी एंड ए डैश, तो इस रे के ऊपर हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल गए, बी एंड ए डैश, तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, वो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज ध्यान रखना, रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन इक्वेशन वाइज सेम रहेंगे, जैसे मान लो हमने ये लाइन ले ली, ठीक है, इसका बस हम एक पोर्शन की बात कर रहे हैं, ए बी पोर्शन की बात, इस लाइन का इक्वेशन है, ए हर्षवर्धन सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी वे, यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक, फिर इस ए बी लाइन सेगमेंट का इक्वेशन भी सेम रहेगा,
फिर उसके बाद ये मान लो इधर वाले रे की हम बात कर रहे हैं, जो ए से इमर्ज कर रहा है ये वाला रे, उसका इक्वेशन भी सेम रहेगा, जो बी से इमर्ज कर रहा है उसका इक्वेशन भी सेम रहेगा। बस हम डिफरेंस किस में दिखा सकते हैं, डायग्राम में। लाइन सेगमेंट मतलब बस इतना ही मिलेगा, रे मतलब ये या तो ये वाले बी से इमर्ज होने वाले रे की बात कर रहे हैं तो ये वाली डायग्राम, एंड ए से इमर्ज होने वाले की बात कर रहे हैं तो ये वाली, एंड पूरे लाइन की बात कर रहे हैं तो ये पूरा आएगा। तो इक्वेशन वाइज तो तीनों सेम रहेंगे, लेकिन डायग्राम वाइज अलग अलग रहेंगे। हमें रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए था। अब हम रिफ्लेक्टेड लाइन की बात कर लेते हैं। इसको अगर हम पूरे को लाइन मानेंगे तो वो लाइन हमें किससे पास करती हुई मिलेगी, ए डैश से। तो लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, वही इक्वेशन किसका रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे का। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे तो यह आ जाएगा y माइनस 0। पहले उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से 0 माइनस ऑफ -2 तो +2, 3 माइनस 1 तो ये स्लोप 1 आ जाएगा, और वो 3,0 से पास कर रहा है तो y माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो यहाँ से x प्लस वाई y माइनस x, हाँ x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। यस सर। लिखो इसको, जल्दी करो। हो गया। हो गया? कुछ पॉइंट्स लिख लो तुम अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में, जैसे नोट करके लिखना है इसको। पहला पॉइंट है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, अल्फा कॉमा बीटा। तो इसमें फर्स्ट इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस क्या आएगी बताओ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फिर सेकेंड इमेज ऑफ बी इन वाई एक्सिस इज इमेज ऑफ ए, सॉरी इमेज ऑफ ए ही इन वाई एक्सिस क्या रहेगा, माइनस अल्फा बीटा। माइनस अल्फा कॉमा बीटा। थर्ड इमेज ऑफ ए इन y इज इक्वल टू एक्स इज, तो इसमें ध्यान रखना कि x एंड y कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये x कोऑर्डिनेट बीटा बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट अल्फा आ जाएगा। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो हमने इमेज वाला फॉर्मूला देखा है ना, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, तो वहां से भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं। लेकिन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, डायरेक्टली इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं कि फिर उससे क्या होगा, वो इमेज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना मुश्किल भी नहीं है याद करना, y इज इक्वल टू एक्स में इमेज लेनी है तो x एंड y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज। एंड फिर उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, इमेज ऑफ a इन y इज इक्वल टू -x क्या आएगी, ये रहेगी माइनस बीटा माइनस अल्फा। मतलब कोऑर्डिनेट्स भी इंटरचेंज होंगे और साइन भी चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है हमें, इसका फायदा होगा एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, याद अगर रहेगा तो। वरना अगर याद नहीं है तो फिर वो रिफ्लेक्ट इमेज वाला कंसेप्ट तो हमारे पास है ही।
x माइनस x1 अपॉन ए, उसको लगा के इमेज निकाल लेंगे। चलो आज के लिए फिर इतना है। रिपोर्टिंग टाइम है तुम्हारा 9:15 बजे, टाइम पे पहुंचना वहां पे, ठीक है। आज के इसमें किसी को कोई डाउट? सर थ्रू ओरिजिन से नहीं लिया सर आपने इमेज? इमेज ऑफ इमेज से थोड़ी ना, लाइन मिरर होने चाहिए ना, मिरर एक लाइन ही होती है, लाइन होनी चाहिए ना वहां पे कोई एक। तो ये सारी एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स भी लाइन ही है, तो उनमें इमेज की बात होगी, ठीक है। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, जाओ प्रैक्टिकल करो। आज कौन सा है?